ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है। क्या साथियों, कि ये मंजिलें भी बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ अपनी जिद पर अड़ी होती है। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और हमारे चैनल से जो भी आपको जीके जीएस के सीरीज दिए जाते हैं ये सभी लूसेंट के PYQs है, यानी प्रीवियस ईयर पर पूछे हुए सवाल हैं। और आपको पता है कि किसी भी एग्जाम को खोपड़ी में छेद करने के लिए उसका PYQs कितना महत्वपूर्ण होता है। तो आज का हम जो टारगेट विद नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज लेकर आए हैं, आज का ये जो जीके जीएस का जो टॉपिक है साथियों, ये 2025 के लेटेस्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो आपसे हाल ही के एग्जाम में खासकर आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती और बीपीएससी के एग्जाम में पूछे हुए थे। उन्हीं सवालों को हम लेकर आए हैं और उन तमाम सवालों को हम खोपड़ी में छेद करके अपने समक्ष दिखाएंगे, जिससे आप भी जीके जीएस के सवाल को एक भी छोड़कर ना आ पाए और जो भी सवाल पूछेगा उसकी तमाम डिस्कशन को आप और पाटे पाठ पुर्जा पुर्जा उसका खोल दीजिएगा। तो चलिए, आपके ज्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे। अगर आप पहली बार आप चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको ये डिस्कशन कैसा लगा। तो चलिए, सवालों से शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि ये सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो उपयोगी होगा। आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीपीएससी शिक्षक भर्ती की, बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे बिहार एसएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे डिफेंस हो, जहां भी जीके जीएस के सवाल पूछे जाएंगे टारगेट विद नित्यम चैनल से ही फंसेंगे। अन्यथा अगर आप इसके चैनल से जुड़े हुए हैं, इस चैनल से, तब जरूर है कि उन सवाल का नट बोल्ट स्क्रू सब खोल दीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहली सवाल से हम आपकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, एक सेकंड इसको हम थोड़ा जूम आउट करेंगे जिसके चलते आपको ऑप्शन भी और प्रश्न भी आपको क्लियर नजर आए। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने क्या कहता है कि मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया गया था। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपके सामने चार ऑप्शन है, बिंबिसार, महापद्मानंद, नागदशक या अशोक। इसकी हम फुल डिस्कशन की अगर हम पूरी चर्चा करें तो आपके समक्ष हम रखते हैं। देखिए सर, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया गया था। सबसे पहले तो ये आपको कलिंग के बारे में समझना पड़ेगा। ये कलिंग जो है ना सर, ये प्राचीन नाम है। किसका प्राचीन नाम है सर? तो आपको बता दे सर कि जो कलिंग है ये प्राचीन नाम है। किसका प्राचीन नाम है सर? तो ये उड़ीसा का प्राचीन नाम है सर। किसका नाम है सर? उड़ीसा का ये प्राचीन नाम है सर। तो आपसे फिर सवाल पूछता है कि मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया गया था, एकदम किया गया था, तो कौन किया था? तो आपको बता दे कि नंद वंश के शासक हुए। कौन? नंद वंश के संस्थापक हुए महापद्मानंद। तो महापद्मानंद जो है ये कलिंग से यानी उड़ीसा से पहली बार युद्ध करके और मगध साम्राज्य में कलिंग को यानी उड़ीसा को शामिल किए और शामिल करके साथियों एक राट का, किसका? एक राट का उपाधि धारण किए। तो मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया? तो नंद वंश के संस्थापक या नंद वंश के शासक महापद्मानंद। साथियों, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आप कहेगा चलिए सर इतना तो समझ गए सर, थोड़ा और डिस्कशन करवाइए सर। तो चलिए इसको हम थोड़ा इरेज करेंगे, आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए, आई होप आप इसे लिख लिए होंगे। अब इसकी हम पूरा अगर निचोड़ निकाले साथियों तो आपको ध्यान में ये रखना है कि मगध साम्राज्य को सबसे पहले कलिंग उड़ीसा को विलय किए थे नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद और उपाधि धारण कर लिए एक राट के। लेकिन बहुत टाइम के बाद यानी बहुत समय के बाद साथियों एक मगध ये मौर्य साम्राज्य के एक शासक आते हैं जिनका नाम था अशोक। जिनका नाम क्या था? अशोक था। ये अशोक क्या करते हैं? ये मगध का सम्राट बनते हैं। किसका सम्राट? मगध साम्राज्य का ये क्या बनते हैं?
राजा बनते हैं यानी सम्राट बनते हैं। कब बनते हैं साथियों? तो 269 बीसी, 269 बीसी। ये बात को ध्यान रखिएगा, इस सवाल पूछा है कि अशोक मगध के साम्राज्य के गद्दी पर कब बैठता है? तो 269 बीसी में। ठीक है सर, यहां तक तो समझिए सर। तो मगध के साम्राज्य पर जैसे ही अशोक बैठता है, ये चिंतन करता है कि मौर्य साम्राज्य के जो, क्योंकि अशोक जो था वो मौर्य साम्राज्य से था, तो ये देखता है कि मौर्य साम्राज्य में जो भी हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हुए और जो भी राजा हुए, हमारे दादा हुए, परदादा हुए, ये सब कलिंग यानी उड़ीसा को छोड़े हुए हैं जी। जैसे में कि देखिए नंद वंश के जो संस्थापक थे महापद्मानंद, वो तो युद्ध करके मिला लिए थे मगध में, लेकिन फिर वो हट गया था उड़ीसा। तो अशोक जैसी राजगद्दी पर बैठता है ना, ये मौर्य वंश से था, तो देखता है कि मौर्य वंश में जो भी हमारे दादा परदादा थे सब उड़ीसा को छोड़ ले है, तो इसको ईगो पे आ जाता है और अशोक जो है उड़ीसा से युद्ध करता है। लेकिन उड़ीसा के जो राजा होते हैं ना, वो उड़ीसा के जनता के हित के लिए कार्य करते हैं और उड़ीसा के जो जनता महिलाएं थी वो उड़ीसा के राजा को सपोर्ट करता था। तो जाहिर सी बात है कि उड़ीसा के राजा को कोई भी वहां की जनता नहीं हटाना चाहता था। लेकिन अशोक के युगो लग गया, देखा कि मगध में सब मिलल है, ज्यादातर जितना है सब मिलल है ये उड़ीसा के छोड़ के, तो ये उड़ीसा से युद्ध करता है सर। और ये नरसंहार यानी रक्तपात हो जाता है, नरसंहार होता है, इतना लोगों का मृत्यु होता है कि उड़ीसा के महिलाएं बच्चे बद्दुआ देती हैं अशोक को। फिर बाद में अशोक के समझ में आता है कि ना गलती कर दी हम युद्ध, यही लगी हमारे दादा परदादा उड़ीसा को छोड़ ले था, हम बेकार युद्ध किए। फिर बाद में अशोक जो है ये भिक्षु बन जाता है साथियों। कहने का मतलब चंद्रगिरी की पहाड़ी जो कर्नाटक में, वहीं पे जाकर ही सन्यास कर लेता है, भूख प्यास त्याग करके ये मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, भगवान को ये मिल जाता है। ठीक है, तो आपसे ये सवाल पूछेगा कि मगध साम्राज्य के गद्दी पर अशोक कब बैठा? तो 269 बीसी में बैठा सर। सेकंड सवाल आपसे पूछेगा कि अशोक मगध के राजगद्दी पर बैठने के कितनवें वर्ष में कलिंग से यानी उड़ीसा से युद्ध लड़ा? तो 8वें वर्ष। गद्दी के बैठने के कितने वर्ष? तो 8वें वर्ष। तो कितना 8वें वर्ष में कितना बीसी होगा? तो 269 में से 8 घटा दीजिए, यानी कि 261 बीसी में कलिंग से यानी उड़ीसा से अशोक युद्ध करता है और नरसंहार होता है। अशोक जीत भी जाता है, लेकिन जीत का कोई महत्व नहीं होता है साथियों। तो ये तमाम जानकारी आपके सामने हम प्रस्तुत कर दिए। कैसा लगा जानकारी? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि डिस्कशन आपको कैसा लगा। इतना फुल डिस्कशन कहानी की तरह कोई नहीं आपको समझाएगा। ठीक है साथियों, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए साथियों, तो नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है कि बिहार का कौन सा जिला है जो नेपालों से और पश्चिम बंगालों से दोनों से सीमा साझा करता है सर? तो आपके सामने ऑप्शन 4 है सर, किशनगंज है, ऑप्शन 2 पूर्णिया है, ऑप्शन 3 कटिहार है, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी के द्वारा सवाल पूछा गया है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती में पूछा गया था। जी है जी, देखिए समझिएगा, यहाँ पे अगर हम बिहार की नक्शा की बात करें तो चलिए ये कुछ प्रकार ये बिहार का नक्शा हो गया। ठीक है, आपको मालूम है कि बिहार के उत्तर में कौन सी है? नेपाल है सर। बिहार के उत्तर में क्या है सर? नेपाल है सर। बिहार के सर पूरब में कौन है सर? तो बिहार के पूरब में सर वेस्ट बंगाल है, जिसको आप पश्चिम बंगाल कहते हैं सर। ठीक है सर, पश्चिम बंगाल। तो आपसे बोल रहा है कि बिहार के कौन जिला है जो नेपालों से और पश्चिम बंगालों से दोनों से सीमा साझा करता है सर? तो आपको बता दें कि बिहार के बीचों बीच से कौन नदी बहती है जो बिहार के दो भागों में बांट देता है, एक उत्तरी बिहार एक दक्षिणी बिहार। तो सर आपको मालूम होगा कि बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी बहती है और बीचों बीच से बहने की वजह से बिहार को 2 भागों में बांट देता है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। ठीक है सर, तो उत्तरी बिहार में क्या है, आपको कुछ जिला के नाम याद करना है। जैसे में देखिए ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर पे है पश्चिमी चंपारण। कौन जिला है? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण के जस्ट बगल में है सर पूर्वी चंपारण। कौन? पूर्वी चंपारण। आपको एक और बात यहां से ध्यान रख लेना है कि बिहार के क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार के सबसे बड़ा जिला तब पश्चिमी चंपारण होगा। ठीक है,
चलिए, तो कोना पे है पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के बगल में है पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण के जस्ट बगल में है सीतामढ़ी, और सीतामढ़ी के जस्ट बगल में है मधुबनी, जहां मधुबनी के मिथिला भाषा, ठीक है, और मधुबनी के जस्ट बगल में है सुपौल, और सुपौल के जस्ट बगल में है अररिया, और एकदम कोना धर लीजिएगा तो कोना में हो जाएगा किशनगंज। ये जो किशनगंज जिला जो कोनवा में आपको मिला है, इन नेपालों से और पश्चिम बंगालों से दोनों से सीमा साझा करता है। ये दोनों से कौची है, दोस्ती बढ़ैले है। किशनगंज बोलता है ना हम नेपालों से दोस्ती करेंगे, पश्चिम बंगालों से दोस्ती करेंगे। तो किशनगंज ऑप्शन नंबर जो 1 में आपको जो नजर आ रहा है किशनगंज, ये एकमात्र जिला हुआ जो नेपाल से भी और पश्चिम बंगालों से दोनों जगह से सीमा साझा करता है साथियों। बाकी नेपाल की ओर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, फिर मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, ये सब नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। चलिए सर, इतना तब पता हो गया सर। किशनगंज के बारे में एक और जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि किशनगंज बिहार का एकमात्र जिला है जहां पे सर्वाधिक वर्षा होती है। क्या होता है साथियों, सर्वाधिक वर्षा कहां होता है, किशनगंज जिला में, ठीक है सर। नेक्स्ट सवाल जो हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन जो बोलता है पूर्णिया, पूर्णिया जो है बिहार का अशिक्षित जिला है, यानी असाक्षर जिला है, यानी अनपढ़ जिला है पूर्णिया। इसीलिए पूर्णिया के हर पंचायतों में लाइब्रेरी की सुविधा दिया गया है, जिसके चलते गांव पंचायत में जो बच्चे हैं वो लाइब्रेरी में जाके कम से कम कुछ तब पढ़े। तब पूर्णिया से विधानसभा क्षेत्र से अभी कौन जीते हैं, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, बाहुबली हैं वो, ठीक है। तो पूर्णिया के हर पंचायतों में लाइब्रेरी की सुविधा दी गई है। अगर पूर्णिया के पूर्णिया जिला से अगर कोई हमारे छात्र देख रहे हैं तो कमेंट में बताइएगा कि पूर्णिया जिला में जो लाइब्रेरी देवल गेल है जी बिहार सरकार के द्वारा, वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जरा इसका जानकारी हम तो जान लें कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। चलिए, तीसरा नंबर पे आता है सर कटिहार। ये कटिहार के आप कैसे भूल सकते हैं, ये कटिहार जो है ये पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, और पूर्णिया भी पश्चिमी बंगाल से सीमा साझा करता है, यानी पश्चिम बंगाल से पूर्णिया भी और कटिहार भी सीमा साझा करता है सर। तो ये तमाम जानकारी सर आपसे एग्जाम में पूछ चुका है, पूछेगा, और लगातार इस डिस्कशन को देखते रहिए, नोट करते रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में, यानी निम्नलिखित जो नीचे लिखल है ना उस पर ध्यान दीजिए कि कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है, यानी बिहार का। आप ये सुनोगे क्या है सर, तो सुने हैं कि दुनिया के सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट है, ऊंचाई 8,850 मीटर है सर। ये कहाँ से आ गया सर कि बिहार का सर्वोच्च चोटी कौन है सर, तो आपके सामने ऑप्शन है सर कैमूर की पहाड़ी है सर, ऑप्शन 2 सोमेश्वर की श्रेणी है सर, ऑप्शन 3 खड़गपुर की पहाड़ी है सर, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं सर। ये बीपीएससी 63वां में सर सवाल पूछा था सर, आप ये कैसे भूल सकते हैं सर। तो आपको बता देते हैं सर कि बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है, आपको यहाँ पे फिर हम बिहार के नक्शा बना देते हैं। ये कुछ बिहार के नक्शा है। बिहार के उत्तर में कौन है सर, नेपाल है। नेपाल के बिहार के जस्ट उत्तर से एक हिमालय गुजरा है सर, जिसको शिवालिक कहा गया है सर। क्या कहा गया है, शिवालिक कहा गया है। और यही शिवालिक जो रेंज है सर, जब बिहार के उत्तर से गुजरता है ना सर, तो बिहार के लोग जो है यही शिवालिक रेंज को सोमेश्वर की श्रेणी कहते हैं सर। क्या कहते हैं, सोमेश्वर की श्रेणी। अब पश्चिमी चंपारण में है ना सर, सोमेश्वर की श्रेणी है सर। सोमेश्वर की श्रेणी कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में। कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में। तब बिहार का सर्वोच्च श्रेणी कौन होगा सर, सोमेश्वर की श्रेणी। या कबू कबू आपको घुमाने के लिए पूछ देगा सोमेश्वर का किला, तो वो भी सही है। सोमेश्वर की श्रेणी और सोमेश्वर का किला बिहार का सर्वोच्च चोटी पर्वत चोटी है। तो सर आपको ये भी पता होगा कि इसकी ऊंचाई कितना है सर, तो इसका ऊंचाई 8,874 मीटर के आसपास, यानी लगभग में है। एग्जैक्ट नहीं लेकिन इसके लगभग में है। ठीक है सर,
कैमूर की पहाड़ी कहाँ है सर? तो कैमूर की पहाड़ी रोहतास में फैलल है। कैसे आप भूल सकते हैं, पूरा घना जंगल की पहाड़ी है। इसीलिए तो सर बिहार का एकमात्र जिला कैमूर हुआ सर, जहां जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ताई सर ये कैसे हो गया? तो जनसंख्या घनत्व कहने का मतलब है ना सर कि क्षेत्र बहुत बढ़ चुके हैं, लेकिन आदमी कम रह रहा। तो आदमी कम रहेगा तो बाकी एरिया में कौची है? तो बाकी एरिया में कैमूर की पहाड़ी पूरा बसल है। आओ का तो कैमूर की पहाड़ी कहाँ है? रोहतास में पूरा ही फैलल है। चलिए सर, इतना तो समझ गए सर। डिस्कशन ठीक लग रहा है तो ठीक लग रहा है तो लाइक कीजिए ना जी, बगल में लाइक बटन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कह रहा है सर कि बिहार का वह भाषा बताइए कि जो संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 डोगरी, ऑप्शन 2 मैथिली, ऑप्शन 3 संथाली, ऑप्शन 4 बोडो। तो आपको बता दें कि बहुत गर्व का बात कहने को मिलता है कि बिहार का वह भाषा जो संविधान के 8वां अनुसूची में शामिल हुआ है वो ऑप्शन नंबर 2 है सर, यानी मैथिली है सर। और आपको बता दें कि जो मैथिली है सर ये बिहार के लगभग 15 जिला में बोला जाता है, और सबसे ज्यादा मैथिली जो प्रयोग होता है दरभंगा हो गया, सीतामढ़ी हो गया, उसके बाद मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कुछ कुछ झारखंडों में बोलल जाता है, वहां तक भी है, ठीक है। तो मैथिली कम से कम बिहार के 15 जिलों में बोला जाता है, और मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लेवल गया है। ऐ सर ये डोगरी कौची है सर? तो डोगरी सबसे ज्यादा जम्मू एंड कश्मीर में बोला जाता है। ऐ सर ये संथाली कौची है सर? तो संथाली जो है ये मुंडा भाषा है, तो संथाली सबसे ज्यादा झारखंड उड़ीसा में बोला जाएगा सर। ऐ सर ये बोडो कौन भाषा है? तो बोडो जो है ये आपको असम में सबसे ज्यादा बोलता है, बोडो, ठीक ना। चलिए यहां तक तो समझ गए सर। चलिए अब आपको ये भी पता होगा, चलिए इतना आप नोट कर लीजिए, हम मिटा देंगे। आई होप आप इसे नोट कर लिए होंगे, वीडियो पॉज कीजिए, लिख लीजिए। देखिए बिहार का वह भाषा यानी मैथिली भाषा जो 8वीं अनुसूची में शामिल कब किया गया सर? तो आपको बता दें कि 52वां संविधान संशोधन, कितना? 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बिहार के मैथिली भाषा के संविधान के 8वां अनुसूची में शामिल तक करवे गया। साथ में 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत डोगरी को भी जोड़ा गया, मैथिली को भी जोड़ा गया, संथाली को भी जोड़ा गया और बोडो को भी जोड़ा गया, ठीक है। कब? 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। लेकिन बिहार के कौन भाषा को जोड़ गया था? बिहार में मैथिली को जोड़ गया। तो ये सर आपको डिस्कशन लग रहा है सर बीपीएससी में पूछल था सवाल, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा। चलिए आज का हम सर नेक्स्ट सवाल की बात पे चर्चा करें, तो आपसे नेक्स्ट सवाल को हम जूम आउट थोड़ा करेंगे जिससे पूरा आपको नजर आए। ये लीजिए, नेक्स्ट सवाल आपसे पूछता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का एकमात्र जिला बताइए जिसका लिंगानुपात 1000 से ऊपर है। ऑप्शन 1 शिवहर, ऑप्शन 2 मुंगेर, ऑप्शन 3 गोपालगंज, ऑप्शन 4 सिवान। सर ये कौन सवाल है सर? तो सही है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जो गोपालगंज जिला है जिसका लिंगानुपात 1000 से ऊपर था सर, इसका लिंगानुपात कितना है सर? तो इसका लिंगानुपात 1021 है सर। सर ये तो जान गए सर। तो दूसरा नंबर के बता दीजिए। तो दूसरा नंबर पे लिंगानुपात 1000 मतलब कि दूसरा नंबर पे अपना स्थान बनाए हुए कौन? तो दूसरा नंबर पे स्थान बनाए हुए है सिवान। कौन बनाए है सर? सिवान। और तीसरा पे है सारण। एगो है 988 और एगो है 951। सिवान है 988, सारण है, चलिए यहाँ लिखिए देते हैं, 988 लिंगानुपात वाला है सिवान और 951 लिंगानुपात वाला है सारण। सर ये तो समझ गए सर, थोड़ा और इससे बताइए ना सर। तो चलिए सुनिए लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि बिहार का न्यूनतम जनसंख्या कोची सर? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिला का है? तो बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला
कैमूर है सर। कौन है सर? कैमूर है। ओकर बाद कौन है सर? ओकर बाद जमुई है, जमुई में सोना मिलता है। हाँ सर। तीसरा कौन है सर? तो तीसरा बांका है सर। बांका भागलपुर, ये कोची में आता था, अंग महाजनपद में। चलिए सर, इतना तो मालूम है सर हमको। तो देखिए, कैमूर जो है बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। ये न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहने का मतलब है ना कि जनसंख्या न्यूनतम है, यानी जनसंख्या कम है लेकिन एरिया ज्यादा है। तय सर, तक ज्यादा एरिया में कम लोग हैं सर, तब बाकी एरिया में कोची है, तब बाकी में कैमूर की पहाड़ी है सर। ठीक है। दूसरा नंबर पे जमुई है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। तीसरा नंबर पर बांका। तो ठीक है सर, आपको ये डिस्कशन कैसा लगा सर कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है सर तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड लास्ट में आपसे एक ही गुजारिश रहेगा कि आप चैनल को सर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी सर आपको इसी तरह का जीके जीएस का फुल डिस्कशन हमारे टारगेट विद नित्यम चैनल से मिलते रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है सर तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कर कर जरूर बताइए कि आपकी ये वीडियो किस हद तक उपयोगी रहा। इसी तरह के सर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को सर देखने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।